नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं। उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अयोध्या मास्टर प्लान 2031 की जो बुकलेट है, इस बुकलेट में कुल कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंतर्गत डिटेल में क्या बताया गया है, कितने पार्ट हैं प्रत्येक चैप्टर के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अयोध्या का मास्टर प्लान आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के आदेश संख्या 2999/8-3099/499/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2022 द्वारा स्वीकृत किया गया था और तभी से ये मास्टर प्लान प्रभावी है। दोस्तों, इस मास्टर प्लान की बुकलेट के अनुसार इस मास्टर प्लान में कुल 12 चैप्टर हैं। अब मैं उन चैप्टर्स के अंतर्गत क्या है इसके बारे में सूक्ष्म में बताऊंगा। डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, इसके पहले चैप्टर में उद्भव एवं विकास के बारे में बताया गया है, अर्थात इसके अंतर्गत इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और अयोध्या शहर का क्रमिक विकास कैसे हुआ है, इसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, क्षेत्रीय स्थिति और संपर्क मार्गों की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है और जलवायु की स्थिति क्या है, और मेला और त्योहार कौन कौन से अयोध्या में है प्रमुख, इनके बारे में डिटेल से बुकलेट के अंतर्गत जब चैप्टर शुरू होगा तो पहले चैप्टर में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। मैं इसके बारे में अलग से वीडियोज बनाता रहूंगा हर एक चैप्टर का। और इसके दूसरे चैप्टर में महायोजना की आवश्यकता क्या है, विकास क्षेत्र की स्थिति क्या है और नगरीय विकास की स्थिति क्या है, और अयोध्या महायोजना 2001 के बारे में भी बताया गया है। और इसी दूसरे चैप्टर में महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 में वर्तमान अध्ययन लिखा हुआ है। इसमें डेटा है, डेटा का एनालिसिस किया गया है इसमें, जैसे कि जनसंख्या का डेटा है, लिंग अनुपात का डेटा है, साक्षरता दर, कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया है, मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और पारिवारिक संरचना के डेटाज का एनालिसिस किया गया है, आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण किया गया है, प्रारंभिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और भौतिक संरचना के बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 3 में। इसके साथ ही जलापूर्ति और जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजली, डाक और संचार सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के बारे में भी तीसरे नंबर के चैप्टर में बताया गया है। जब अलग से मैं वीडियोज बनाऊंगा चैप्टर वाइज तो इसके बारे में डिटेल से तब बात करूंगा। इसी तरह तीसरे चैप्टर में आपको सामाजिक आधारभूत संरचना, शैक्षणिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन की सुविधा, धार्मिक महत्व के स्थल के बारे में एक सूची दी गई है, वो भी बताई जाएगी आपको, और सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाओं के बारे में एनालिसिस दिया हुआ है और अग्निशमन के बारे में डिटेल से बताया गया चैप्टर के अंतर्गत तीसरे नंबर के चैप्टर में। अब बात करते हैं चौथे चैप्टर में क्या है। दोस्तों, चौथे चैप्टर में पर्यटन की प्रोफाइल के बारे में डिटेल से अलग अलग सब चैप्टर्स हैं, जिसमें अयोध्या में पर्यटन की क्या स्थिति है, पर्यटन गतिविधियां क्या हैं, पर्यटक प्रवाह क्या है, अयोध्या की फ्लोटिंग आबादी का प्रक्षेपण क्या है और पर्यटन नीति क्या है, अयोध्या पर्यटन विभाग की प्रस्तावित और वर्तमान में निर्माणाधीन अयोध्या के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना है, इसके बारे में विस्तार से इस बुकलेट के चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में पर्यावरण की रूपरेखा के बारे में विस्तार से अलग अलग सब चैप्टर्स बना के बताया गया है, जिसमें कि जलीय संरचना, शहर में प्रदूषण का स्थिति और आपदा प्रबंधन के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 6 में वर्तमान भू उपयोग एवं महायोजना 2001 का तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है, जैसे कि वर्तमान भू उपयोग कहां पर क्या रखा गया है महायोजना में, यह बताया गया है, और महायोजना 2001 से उस भू उपयोग की विचलन की स्थिति क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है चैप्टर नंबर 6 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 में। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 में नियोजन की समस्याओं के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 8 में महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 9 में आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें कि जनसंख्या के आंकड़े हैं, जनसंख्या वृद्धि दर है, प्रवासन है, आवास प्रक्षेपण है, अयोध्या विकास क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता का एनालिसिस किया गया है, वर्षा जल निकासी है, सीवेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बिजली और बिजली के प्रक्षेपण के बारे में बात की गई है। इसी तरह डाकघर और संचार की आवश्यकताओं के बारे में, अयोध्या विकास क्षेत्र में डाकघर और संचार के अनुमान के बारे में, शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में, अयोध्या में शैक्षणिक सुविधाओं का अनुमान, स्वास्थ्य सुविधाएं, अयोध्या विकास क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रक्षेपण, मनोरंजन सुविधाएं, अयोध्या विकास क्षेत्र में आवश्यक मनोरंजन सुविधाओं का प्रक्षेपण, सामाजिक आर्थिक सुविधाएं और अयोध्या विकास क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक सुविधा का प्रक्षेपण और फायर स्टेशन के बारे में बात की गई है। इसी तरह अयोध्या विकास क्षेत्र के लिए फायर स्टेशनों का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन
कंस्ट्रक्शन क्या है इसके बारे में भी चैप्टर नंबर 9 में अलग अलग सब चैप्टर्स के अंतर्गत बात की गई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 में क्या है। जैसे कि हमने पहले बताया कि इस अयोध्या मास्टर प्लान 2031 में कुल 12 चैप्टर हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं इस जगह। दोस्तों, भू उपयोग प्रस्ताव के बारे में इस मास्टर प्लान के चैप्टर नंबर 10 में बात की गई है, जिसमें कि विकास क्षेत्र की विकास दशा के बारे में बात की गई है, भू उपयोग और जोनिंग रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है, आवासीय निर्मित क्षेत्र, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, पार्क एवं खुले स्थान, ग्रीन बेल्ट, हाईवे फैसिलिटीज जोन, ग्रामीण आबादी, प्रतिबंधित जोन, विविध और फसाड संबंधी निर्देशों के बारे में बात की गई है। फसाड के बारे में मैं विस्तार से एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि फसाड केवल अयोध्या के मास्टर प्लान में रखा गया है, पूरे यूपी में किसी भी अन्य शहर में फसाड संबंधी निर्देश अंकित नहीं किए गए हैं। वैसे शॉर्ट में भी बता देता हूँ, फसाड का मतलब है किसी बिल्डिंग का फ्रंट और बाहरी जो रंग रोगन रूप स्वरूप है उसको हम फसाड के रूप में आम तौर से जानते हैं। इसके बारे में अयोध्या के मास्टर प्लान के चैप्टर नंबर 10 में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में ही आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के बारे में बात की गई है, भूमिगत जल निकासी, वर्षा के पानी के निकास के बारे में, नदी केंद्रित विकास, फुटपाथ, हेरिटेज, पर्यटन विकास, पर्यटक संख्या केंद्र, परिक्रमा मार्ग, आध्यात्मिक केंद्र, भव्य तोरण द्वार, कुंडों, मंदिरों और घाटों की पुनर्स्थापना के संबंध में डिटेल से बात की गई है। सोलर सिटी सौंदर्यीकरण और सुधार के बारे में बात की गई है, पुलों का सौंदर्यीकरण, मौजूदा पार्कों का सौंदर्यीकरण, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, पार्कों और परिक्रमा मार्गों के सौंदर्यीकरण के बारे में भी प्रक्षेपण के माध्यम से चैप्टर नंबर 10 में बात की गई है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 में ही शासकीय नीतियों का अनुपालन के संबंध में भी बात की गई है, जैसे कि आवास नीति या इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति के बारे में बात की गई है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति, फिल्म नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आपदा प्रबंधन नीति, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन जो नीति है, इतनी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है अलग अलग विभागों के संबंध में, उन सबका इम्प्लीमेंटेशन अयोध्या में कैसे किया जा रहा है इसके संबंध में विशेष प्रक्षेपण के माध्यम से बताया गया है। कौन कौन सी पॉलिसीज में क्या प्रोविजन है बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 में नियोजन खंड के बारे में, चरणबद्ध विकास, स्ट्रेटेजिक प्लान और वित्त पोषण के बारे में भी बात की गई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 में। दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से जोनिंग रेगुलेशंस के बारे में है। इसमें जोनिंग रेगुलेशंस का परिचय, जोनिंग रेगुलेशंस के उद्देश्य, जोनिंग रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न क्रियाओं और उपयोगों की अनुमान्य श्रेणियां, फ्लोटिंग उपयोग, प्रभाव शुल्क जो इम्पैक्ट फीस है उसके बारे में डिटेल से बात की गई है, कितना इम्पैक्ट फीस किस क्रिया के अनुमन किए जाने में लगता है, अनुज्ञा की प्रक्रिया के बारे में, अन्य अपेक्षाएं और परिभाषाओं के बारे में बात की गई है चैप्टर नंबर 11 में। इसके अतिरिक्त चैप्टर नंबर 11 में ही भू उपयोग परिसरों और क्रियाओं की परिभाषाएं भी बताई गई है, जिसमें कि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक, यातायात और परिवहन, पार्क, खुले स्थान एवं खेल के मैदान, कृषि और अस्थायी क्रियाओं की परिभाषाएं डिटेल से बताई गई हैं चैप्टर नंबर 11 में। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 में ही उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं ऑब्लिक उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबंधों के बारे में बताया गया है और प्रमुख भूउपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमान्यता के बारे में बात की गई है। भूउपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम में प्रभाव शुल्क का निर्धारण कैसे होता है उसका फार्मूला दिया गया है कि प्रभाव शुल्क अगर निम्न भूउपयोग से उच्च भूउपयोग की क्रिया अनुमन्य की जाती है तो कितना प्रभाव शुल्क लगेगा, ये बताया गया है चैप्टर नंबर 11 में ही। और अंतिम और 12वां चैप्टर है शासकीय समिति में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या है। दोस्तों, ये हमने आपको चैप्टर्स के बारे में डिटेल से बात करी। अब इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करी गई, जैसे कि एक चित्रों की सूची बनाई गई है, मैं आपको बुकलेट में बता रहा हूँ, उनका डिटेल बताया गया है, और तालिकाओं की सूची है, कौन कौन सी टेबल्स इसके अंतर्गत हैं। इसके बाद ग्राफ की सूची है, इस बुकलेट में कौन कौन से ग्राफ लगाए गए हैं। चार्ट की सूची है, इस पूरी बुकलेट में कौन कौन से चार्ट लगे गए हैं वो दिखाई गई है पेज नंबर 16 पर। और इसी तरह मानचित्रों की सूची भी दी गई है, इस बुकलेट के अंदर कौन कौन से मानचित्र लगाए गए हैं उनकी सूची है पेज नंबर 17 पर। दोस्तों, ये शॉर्ट में मैंने आपको अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर सब चैप्टर्स में क्या क्या डिटेल दी गई है इसके बारे में बात करी। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि अयोध्या मास्टर प्लान 2031 लागू होने से पहले अयोध्या नगर के मास्टर प्लान और अयोध्या नगर का पास्ट क्या था, कौन सी महायोजना अभी तक लागू थी और अब 2031 महायोजना लागू होने के बाद अयोध्या नगर का पूरे का विकास क्षेत्र का भविष्य क्या होने वाला है इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार।